हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 2 का जो जीएस सेट है, जीएस सेट का यह दूसरा सेट लेकर के आए हैं, जिसमें भूगोल से, विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तथा संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हमें ढूंढना है, क्योंकि हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 2 का इससे पहले सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यह जीएस सेट भी 2 दिन से लगातार आपको यह वीडियो मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप एक बार चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही कथन है, गलत कौन सा है। पहला कह रहा है यह कि अमरकंटक के निकट से निकलती है, इससे किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, या मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है और इसी नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, यानी इसमें से जो कौन सा उत्तर है जो इनकरेक्ट है। तो जो सबसे इनकरेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है कि इसके किनारे जो है प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। पहला नंबर सवाल का जो इनकरेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है। गोदावरी नदी का जो प्रवाह मार्ग है वह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश है, या महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश है, या महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो गोदावरी नदी का जो ये प्रवाह मार्ग है वह महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह शिमला जलप्रपात है, या फिर होगेनकल जलप्रपात है, या फिर कोटसलम जलप्रपात है, या जोग जलप्रपात है। इनमें से जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। तो तीसरा नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। जोग जलप्रपात को ही नए नाम से जो है गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तो उसका नया नाम जो है सरदार पटेल जलप्रपात रखा गया है, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है, या जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात रखा गया है, या फिर इंदिरा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो चौथा नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है, और जो कि शरावती नदी पर स्थित है, यानी चौथा नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है, तापी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, या फिर चंबल नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह कौन सी नदी पर स्थित है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे करेक्ट आंसर है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो यह नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यह छठा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह तापी नदी पर स्थित है, कोसी नदी पर स्थित है, या गोदावरी नदी पर स्थित है, या फिर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा छठा नंबर क्वेश्चन के लिए कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है छठा नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला सवाल है कि किस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए जो है वो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने का जो कारण है कि उसमें नमी की मात्रा बनी रहती है। वह लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लैटेराइट मिट्टी है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि काली मिट्टी में जो है नमी की मात्रा अधिक दिनों तक बनी रहती है, इसलिए इसको सिंचाई के लिए
पानी की आवश्यकता यानी इसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। काली मिट्टी में कपास की उपज अच्छी होती है और इस मिट्टी को जो है एक अन्य नाम रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही गठ द्वारा सोचा गया था या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसका कथन है? यह लॉर्ड डफरिन का कथन है। लॉर्ड डफरिन जिनके शासनकाल में जो है कांग्रेस का ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या फिर ये सैयद अहमद का कथन है, या लॉर्ड कर्जन का है, या फिर लाला लाजपत राय का कथन है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, या जो 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, यह ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा, यानी यह लाला लाजपत राय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है यह महात्मा गांधी ने किया है, बिपिन चंद्र पाल ने किया है, बाल गंगाधर तिलक किया है, या फिर अरविंद घोष ने किया है। जी, तो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर जो होगा कि पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत दिया है वो अरविंद घोष ने दिया है, यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वह जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यह अरविंद घोष है, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं, या जीके यानी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो 10वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद घोष जो है वह कांग्रेस के गरम दलीय नेता के रूप में जाने जाते हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यह बंगाल में आंदोलन के लिए सक्रिय रूप से जाने गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इससे पहले हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो एक वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर अरविंद घोष थे, या दादा भाई नौरोजी थे। तो ये 1906 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, जो कि इस वजह से जो है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? वह कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, या फिर 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन अधिवेशन था, या 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा है, या 1938 में नागपुर का संयुक्त जो है SITUC है। तो इसमें से किस आंदोलन में जो है सबसे सफल नेतृत्व करने का काम मिला है होम रूल लीग को? तो होम रूल लीग का जो सबसे होम रूल समर्थकों का जो सबसे ये रहा है सफलतापूर्वक प्रदर्शन रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें जो है इन लोगों ने अपना सबसे सफलतापूर्वक ये दिखाया था, क्योंकि उस जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ये को लेकर के जाना जाता है, दोनों के बीच समझौता हुआ था। और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे उन दोनों के बीच भी आपस में समझौता हो गया था, तो इसको लेकर के ये जाना जाता है, अर्थात यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? यानी किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह अनुनय विनय करने वाली, यानी ये लड़ाई ढंग से नहीं लड़के बल्कि सिर्फ जो है अनुनय विनय करती है। तो यह कथन किसका है? यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था, या फिर
मोहम्मद अली जिन्ना का कथन था, या सुभाष चंद्र बोस का कथन था, या फिर एनी बेसेंट का कथन था। तो 13वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि यह कथन जो था ये बाल गंगाधर तिलक का था, जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो अनुनय विनय करने वाली पार्टी है। ये जो है आंदोलन में उतना सक्रिय नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी को जो है इस रूप में जाना जाता है कि वह एक जो है गर्मदलीय आंदोलन, गर्मदलीय कांग्रेस के गर्मदलीय लोग के सदस्य थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति को अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था? वैवाहिक नीति को अपना करके जो राज्य की स्थिति को मजबूत करने का कार्य है अशोक ने किया है, बिंबिसार ने, या फिर उदयन ने। तो अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक हैं, जो कि प्राचीन मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के शासक हुए अशोक। बिंबिसार और उदयन जो है प्राचीन मौर्य साम्राज्य के, मगध साम्राज्य के जो सबसे पहला वंश है, जिसे जो है हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है, उसके शासक हैं बिंबिसार और उदयन। तो उसमें जो है बिंबिसार ने जो है वो 3 अलग अलग गणराज्य की राजकुमारी से विवाह रचा करके जो है ये अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने का कार्य किया है। अर्थात इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने यह किला कहाँ बनवाया था? अजातशत्रु जो है यह दूसरे शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो अजातशत्रु का जो ये है एक कुशल शासक के रूप में मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो ये किया था अवंती के हमले से बचने के लिए किला का निर्माण कराया था, वो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में करवाया था, अर्थात जिसे नया नाम हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 15वां नंबर सवाल के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हो गया? तो उदयन जो है इन्होंने अपनी राजधानी को ये राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किए थे। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य पर जिस वंश का उदयन के बाद एक और ये होते हैं शासक होते हैं, वो उतना योग्य शासक नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का शासन समाप्त होता है और एक नए वंश का शासक जो है जो अंतिम शासक थे नागदशक थे, और वहाँ पर एक नए वंश का शासन शुरू होता है जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। और शिशुनाग जो है एक नए वंश का शासन प्रारंभ करते हैं। शिशुनाग वंश का हर्यक वंश के बाद यह दूसरा वंश है मगध पर शासन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित होता है? तो मौर्य वंश के पश्चात जो मगध साम्राज्य में शासन शुरू होता है वो शक वंश है, शुंग वंश है, शातवाहन है, या फिर कुषाण है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है जो मगध पे शासन शुरू होता है वह शुंग वंश का शासन शुरू होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर है। शुंग वंश के जो शासक हैं वह पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करते हैं, और शुंग वंश का शासन जो है मौर्य वंश के पश्चात जो है इस पर शुरू होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर, यह भारतीय संविधान से रिलेटेड है। हम लोगों ने 20 प्रश्न जो है अब तक कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इससे जो जीएस के प्रश्न आने वाले हैं, इससे जीएस के बहुत सारे प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं छूटेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान है? यह वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, या वित्तीय आयोग के बारे में बताने का, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बताने का है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 का सबसे जो सही जवाब है वो कौन सा है? तो 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो भारत का संविधान 360 अनुच्छेद है वह वित्तीय आपात स्थिति लागू करने की बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता जो ये कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तो इसमें जो है ये प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 4 थी, या फिर 8?
तो प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के और इसकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वह कौन थे। वह गणेश वासुदेव मावलंकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एम जे कानिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो होंगे नहीं। या भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन सा होगा। इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो एच जे कानिया के रूप में जाना जाएगा, यानी हरिलाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनका जो कार्यकाल रहा है वह 14 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक का इनका कार्यकाल रहा है। एच जे कानिया जो है हरिलाल कानिया के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला कौन सा राज्य है। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य गठन हुआ है वह राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है 24वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा जो है यह मौलिक अधिकार को कहा गया है, या फिर संविधान का आत्मा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है, या प्रस्तावना को कहा गया है, या फिर संविधान के जो न्यायिक निरीक्षण है उसको कहा गया है। मौलिक अधिकार जिसका चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है 36 से 51 तक है। और इसमें जो है या फिर प्रस्तावना है हम भारत के लोग से जो शुरू होता है। तो इसमें जो संविधान का आत्मा मुख्य रूप से कहा गया है वह किसे कहा गया है। संविधान का आत्मा जो कहा गया है यह ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि प्रस्तावना को कहा गया है, यानी संविधान का आत्मा को किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, या फिर शुएरिन की बनी होती है, या सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर क्यूटिन की बनी होती है। अब हम लोग जो है वह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है कि सवाल की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर सी है कि सवाल की जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी सी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो अनुपस्थित रहता है वह शैवाल में, या फिर ब्रायोफाइटस में, या टेरोडोफाइटस में, या फिर कवक में, किसमें जो है ये क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है। क्लोरोफिल क्या है कि यह एक रंजक है जो कि सूर्य के प्रकाश से ले जो है एनर्जी को चेंज करने का काम करता है, यानी सोलर एनर्जी को जो है यह एनर्जी चेंज करके पौधे को जो ये भोजन बनाने का कार्य है उसमें यह प्रमुख रूप से सहायता करता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि क्लोरोफिल जो अनुपस्थित रहता है यह कवक में अनुपस्थित रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। यह जो है नेटम से प्राप्त होता है, माइकम से, देवदार से, या फिर चीर से। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि तारपीन का तेल जो हम लोग को प्राप्त होता है यह चीर से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। बांस को जो वर्गीकृत किया गया है यह वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया है, घास की कैटेगरी में रखा गया है, या फिर झाड़ की कैटेगरी में रखा गया है, या अपतृण की कैटेगरी में रखा गया है। तो बांस जो पौधे हम लोग देखते हैं वह न वृक्ष है न झाड़ है, उसे घास की कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 29वां नंबर सवाल के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि पपीते का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग है यह पैपेन की उपस्थिति के कारण होता है, या लाइकोपीन उपस्थित होता है इसके कारण होता है, या फिर कैरिका जैंथिन उपस्थित होता है, या फिर कैरोटीन के उपस्थिति के कारण जो है पपीते का। तो इस क्वेश्चन का 30वां नंबर सवाल का जो सबसे
करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा कि कैरिका जेंथिन के उपस्थिति के कारण जो है पपीते का जो रंग है वह पीला दिखता है। ये सी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि WG आर्चर द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? या कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या बांकीपुर जेल में? तो हम सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शुरू हुआ था। उसमें गांधी जी को जो कैद किया गया था तो वो आगा खां पैलेस में रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके जो है पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर होगा। उनको कैद करने वाले कौन थे? तो WG आर्चर थे, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद या आज़ाद दस्ता के संयोजक कौन थे? या सूरज नारायण सिंह थे, या फिर जयप्रकाश नारायण थे, या सियाराम सिंह हैं, या राम मनोहर लोहिया हैं? 32वां नंबर सवाल का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो जो आज़ाद परिषद का गठन हुआ था उसके जो संयोजक के रूप में जाने जाते हैं वो सूरज नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाता है कि सूरज नारायण सिंह जो है यह इसके संयोजक के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? बिहार में जो सबसे कम लिंगानुपात है यह मुंगेर का है, सहरसा का है, औरंगाबाद है या मधेपुरा है? तो 33वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है, बिहार का जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वह मुंगेर है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वह ये है गोपालगंज जिला है, जहां जो है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। बाकी जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? वह मुंगेर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू के दौरान नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो यह 6 फरवरी 1921 को हुआ है, 1929, 30 या 34? तो इसमें तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ है वह 1930 में हुआ है, अर्थात नमक सत्याग्रह भी जो है 15 अप्रैल 1930 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले थे अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, और फिर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो है नमक कानून बना करके और नमक कानून भंग किया था। उसके बाद बिहार में जो है 15 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1916 में हुआ है, 1917 में हुआ है, या फिर 1918 या 1921 में? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारी स्क्रीन पर कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? अंतिम मौर्य सम्राट जो है यह अवंती वर्मा है, या बृहदत्त है, या नंदीवर्धन है, या फिर जालौक है? तो 36वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट है, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं वह बृहदत्त जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? सम्राट अशोक के पिता कौन है? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त या बिंदुसार? तो सम्राट अशोक जो है यह मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के शासक हैं। इनके पिता का जो नाम है वो बिंदुसार है। क्या है? बिंदुसार है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हुए पोता है कौन? सम्राट अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है यह मौर्यों के द्वारा स्थापित किया था, या लिच्छवियों ने इसको स्थापित किया था, या गुप्त ने स्थापित किया था, या नंद ने स्थापित किया था? तो सबसे सही उत्तर के रूप में जो जाना जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वह न्यूटन है, जेम्स वाट है, रदरफोर्ड है, या फिर गैलीलियो है? तो टेलीस्कोप की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो गैलीलियो का नाम आता है दूरबीन की खोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सबसे
सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जेम्स वाट वाष्प इंजन, ग्राहम बेल जो है एजी बेल टेलीफोन, फिर जे एल बेयर जो है वो टेलीविज़न है, और जे पारिंकस जो है वो पेंसिलिन की खोज किए हैं। तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा ये 40वां नंबर सवाल के लिए। तो 40वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, यानी जो है ये पारकस नहीं बल्कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेंसिलिन की खोज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत सुमेलित है, जो कि सबसे सही उत्तर होगा। इस प्रकार आज हम लोग जो है जीएस सेट का जो दूसरा जीएस सेट है इससे महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हम लोग जो है यहाँ अभी कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलते चलते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो किस प्रकार आपको कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया। मिलते हैं अगले जीएस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।